बच्चों, आज बात करते हैं कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में से 8 अंक का क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो शब्द है स्थिर और वैद्युतिकी, ये कहाँ से आए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे इस यूनिट का नाम स्थिर वैद्युतिकी रखा गया, इस पर चर्चा करते हैं। स्थिर शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है विद्युत आवेश के स्थिर होने से। और वैद्युतिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया भी होगा। हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं और एक कंघा ले लेते हैं और कंघे को सूखे बालों में जब रगड़ते हैं और इस कंघे को इन कागज़ के टुकड़े की ओर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि कंघा इन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये आकर्षित करने का जो गुण है ये कागज और कंघे पर विद्युत आवेश उत्पन्न होने के कारण हुआ है। विद्युत आवेश और अक्षेत्र। 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे ग्रीस देश के थेल्स। उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ने पर पाया कि अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनके अर्थात हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस घटना को, कौन सी घटना, अर्थात अंबर के द्वारा हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, जिसका हिंदी अर्थ है विद्युत। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक गिलबर्ट हुए। उन्होंने देखा केवल अंबर ही नहीं और अनेक पदार्थ भी हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इनमें भी इसी प्रकार का गुण आ जाता है। जब वस्तु में इस प्रकार का गुण आ जाता है तो हम यह कहते हैं कि वस्तुएं आवेशित या विद्युत में हो गई हैं। अर्थात विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। जिस प्रकार द्रव्यमान किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है, उसी प्रकार विद्युत आवेश भी वस्तुओं का आंतरिक गुण होता है। अगर हम चर्चा करते हैं, जिस प्रकार द्रव्यमान आंतरिक गुण है उसी प्रकार विद्युत आवेश भी पदार्थों का आंतरिक गुण है। बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना संभव नहीं है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। दूसरी ओर जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। ये सूत्र हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा है। m0 वस्तु का विराम द्रव्यमान होता है, अर्थात जब वस्तु विराम अवस्था में होती है। c प्रकाश की चाल है और v उस वस्तु का वेग है। यह द्रव्यमान तब परिवर्तित होता है यदि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के तुलना में लगभग बराबर हो या उससे थोड़ा बहुत ही कम हो। उस समय द्रव्यमान के परिवर्तन होने का कारण है कि वस्तु का वेग बदल रहा है। अर्थात इस सूत्र से यदि वेग बढ़ता है तो वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ता है, जबकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। दोबारा देखिए, विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। जो शब्द स्थिर वैद्युतिक आया, ये किस प्रकार आया, देखिए हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। यदि आवेश स्थिर रहता है, यदि आवेश स्थिर रहता है तो वह केवल अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर आवेश है और तो वह आवेश अपने चारों ओर केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। लेकिन यदि आवेश गतिमान होता है
तो उसके गतिमान होने पर दो स्थितियां संभव है। हो सकता है आवेश एक समान वेग से गतिमान हो। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उसमें त्वरण शून्य होता है, अर्थात आवेश के गतिमान होने पर वह दोनों, अर्थात विद्युत क्षेत्र जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र बी, दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान नहीं है, अर्थात उसमें त्वरण है, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो आवेश है वो वस्तु के एक आंतरिक गुण होता है। ये आवेश दो प्रकार का हो सकता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव चार्ज। वस्तु पर किस प्रकार का आवेश होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यह हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु सूक्ष्म कण है, लेकिन परमाणु भी अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को हम यहाँ पी से प्रदर्शित करेंगे, न्यूट्रॉन को एन से। जो परमाणु होता है, परमाणु का जो केंद्रित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक में रहते हैं। नाभिक में यानी न्यूक्लियस में जो कण रहते हैं उन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस शब्द से बना है। तो न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसकी चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो विद्युत आवेश होता है इसके लिए जो उत्तरदायी है ये इलेक्ट्रॉन ही है। जब हम दो वस्तुओं में घर्षण कराते हैं तो घर्षण के कारण होता क्या है, जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, घर्षण कराने से इन्हें ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। होता क्या है, यानी जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इन दोनों वस्तुओं पर बराबर आवेश उत्पन्न होगा। जिस पदार्थ पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी उस वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। कितना आएगा ये अब हम चर्चा करते हैं। इसी प्रकार इसी कड़ी में जिस प्रकार हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो पदार्थ जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है वह उतना ही धनात्मक होता है। तो बाल और कंघे के केस में बाल पर धनावेश आता है और कंघे पर ऋणात्मक आवेश आता है। इसी प्रकार यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर धनात्मक आवेश आता है और रेशम पर या रेशमी कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आता है। इसी प्रकार अंबर को ऊन से रगड़ने पर ऊन पर धनात्मक आवेश आता है और अंबर पर ऋणात्मक। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ हैं, ये एक क्रम है। जैसे बिल्ली की खाल, कांच, रेशम, मानव शरीर, कॉटन यानी सूत, वूल यानी ऊन, अंबर, रबर व एबोनाइट, एक सीक्वेंस है। यदि हम पहली वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं तो पहली वस्तु पर धनावेश आएगा और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। ऐसा प्रयोगों द्वारा पाया गया है। इसी प्रकार यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर धनात्मक आवेश आएगा और रेशम पर ऋणात्मक। इसी प्रकार रेशमी या कपड़े को मानव ह्यूमन बॉडी से अपने शरीर से रगड़ते हैं तो रेशम पर पॉजिटिव चार्ज और मानव शरीर पर नेगेटिव चार्ज है। यही सीक्वेंस आगे के लिए है। अभी हमने ये तो जाना कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी उस पर धनात्मक आवेश होगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। इसे ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, देगा यानी धनात्मक, दूसरा अपना आप याद हो जाएगा कि उस दूसरी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आएगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर निम्नतम संभव चार्ज होता है, अर्थात एक शब्द होता है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, या इसका दूसरा नाम है और फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, जिसे हम बोलेंगे मूल आवेश। मूल आवेश, मूल मीन्स जड़, यानी जहाँ से कोई किसी शब्द की शुरुआत होती है। मूल यानी मूल आवेश क्या है? यह वह न्यूनतम आवेश है जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये जो कूलाम शब्द जिसे हमने सी लिखा है ये यूनिट होती है, ये आवेश का मात्रक होता है सही पद्धति में। प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है, अर्थात कितना? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, अर्थात जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना आवेश प्रोटॉन पर होता है। नॉर्मली हम प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश, उसे प्लस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन के केस में से माइनस ई लिख लेते हैं। यानी वैसे तो इससे भी छोटे पार्टिकल पाए गए हैं, क्वार्क, एंटी क्वार्क, उन पर आवेश प्लस माइनस ट्वाइस E/3 प्लस माइनस E/3 होता है, लेकिन ये जो क्वार्क और एंटी क्वार्क पार्टिकल हैं ये स्थिर नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो स्थिर है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज मानते हैं। इस केस में यदि इस बॉडी से इस बॉडी में, एक का नाम ए रख लेते हैं, दूसरी बॉडी का नाम बी रख लेते हैं। सपोज करो घर्षण के दौरान इस बॉडी से इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। चूंकि इसने दिया है इलेक्ट्रॉन और इसने लिया है, इसलिए इस पर धनात्मक आवेश आएगा, और इसने लिया इसलिए इस पर ऋणात्मक। कितना आवेश आएगा? चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश, यानी प्लस ई। प्लस क्यों? क्योंकि दिया है। ई क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई, यानी जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, अगर हम केवल वैल्यू की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि इसने दिया है प्लस ई और इसने लिया है एक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने की वजह से इस पर ऋणात्मक आवेश। कितना आवेश? चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए ई माइनस का ई। अगर इस बॉडी से इस बॉडी में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, चूंकि दिए हैं इसने इसलिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? प्लस ई। माइनस ही होता है, लेकिन हम यहाँ प्लस इस बॉडी की बात कर रहे हैं, हम केवल वैल्यू की बात करेंगे, ट्रांसफर में वैल्यू की बात करेंगे। इसने दिया है इसलिए प्लस, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो कितना होगा? 2e, तो इसलिए 2e। प्लस है माइनस, चूंकि दिए हैं इसलिए प्लस। इस पर कितना आवेश? यानी 2e, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई, और दो इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? 2e, इसलिए लेने के कारण इस पर जो आवेश होगा ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार यदि यह 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो प्लस 3e, और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस 3e। इसी प्रकार यदि एक वस्तु से n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो इस प्रकार इस वस्तु पर आवेश आएगा प्लस Ne। एक है तो एक ही, दो इलेक्ट्रॉन गए तो 2e, 3 है तो 3e, और n है तो Ne। इसी प्रकार इस वस्तु पर जो आवेश आएगा वो आएगा माइनस का Ne। इस तरीके से किसी वस्तु पर जो आवेश हो सकता है उसका आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और वो लिखा जाएगा प्लस माइनस Ne। इस प्रकार से इस सूत्र की उत्पत्ति हुई, जहाँ जो n है, n बराबर है स्थानांतरित या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर
वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो प्लस का चार्ज चिन्ह लिया जाएगा, और ग्रहण किए हैं तो माइनस का। यहाँ दिए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे। और ई यानी एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट, ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे। प्लस या माइनस हम किस कारण लिखेंगे? यदि दिए हैं इलेक्ट्रॉन तो प्लस, और ग्रहण किए हैं तो। लेकिन कुछ प्रश्नों में ऐसा पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन दिए हैं या ग्रहण किए हैं। नॉर्मली अगर कोई एटम होता है तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी सामान्य अवस्था के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धनावेशित वस्तु हम किसे कहेंगे? धनावेशित वस्तु यानी पॉजिटिवली चार्ज। यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है, यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है तो वस्तु पर धनावेश होगा। अब कम कैसे होंगे? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं दूसरी बॉडी को, इसलिए जितने थे वो सामान्य अवस्था कहलाएगी, और उसने देने के कारण उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए जितने थे उससे तो कम हो गए। इसलिए हम कहेंगे यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह वस्तु धनावेशित होगी। इसी प्रकार यदि ये एटम किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात जितने थे उससे अधिक हो जाएंगे। तो हम दूसरे शब्दों में, यानी लिए हैं किसी से, तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की सामान्य अवस्था से अधिकता है तो वह वस्तु ऋणावेशित होगी। अब कितना ऋणावेशित होगी, इसके लिए हमारा सूत्र है Q बराबर NE। अगर लिए हैं तो माइनस लगाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं वो N की जगह आ जाएगा, और E का वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु की। बच्चों एक बार फिर थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। मूल आवेश क्या होता है? वह न्यूनतम आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे ही एलिमेंट्री चार्ज या मूल आवेश कहते हैं। इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इसका हम ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल में हम ये वैल्यू रख लेते हैं, नॉर्मली थ्योरेटिकल में हम इसे ई रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर वैसे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज पॉजिटिव प्लस ही। और दूसरा धनावेश या ऋणावेश, यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिए, कम इलेक्ट्रॉन है यानी उसने दिए हुए हैं तो उस पर वस्तु पर धनावेश होगा, और यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु पर ऋणावेश होगा। कितना होगा उसके लिए हमने सूत्र Q बराबर NE बताया। अब थोड़ा सा एक बार किसी एलिमेंट एटम पर चर्चा कर लेते हैं। माना कोई X एलिमेंट है जो यहाँ नीचे लिखा रहता है, वो उसका परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक। और जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास लिखा होता है, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। ये mu में होता है नॉर्मली, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इन दोनों का जो मान बैठेगा वही परमाणु द्रव्यमान संख्या होगी। इन्हें हम न्यूक्लियोनों की संख्या कहते हैं, न्यूक्लियोनों। न्यूक्लियोनों क्यों कहा? क्योंकि ये शब्द बना है न्यूक्लियस से। जो न्यूक्लियस में रहते हैं उन्हें ही न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियोनों की संख्या एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे ये एल्यूमिनियम लिखा है हमने, ये 13 और ये 27, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है, और 13 ही जो वायु कक्षाओं में होंगे और 13 ही प्रोटॉन होंगे जो नाभिक में होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 13। और इसमें 27 में कौन कौन होते हैं?
27 में प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी। प्रोटॉन हमें पता लग ही गया है, कितने हैं, 13 प्रोटॉन हैं। तो 27 में से 13 प्रोटॉन निकाल दीजिए, तो कितने बचे, न्यूट्रॉनों की संख्या बची, न्यूट्रॉनों की संख्या ये बची है आपकी 27 परमाणु द्रव्यमान था। इसमें से हमें पता है कि 13 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 13 प्रोटॉन है, तो निकाल दीजिए 13 बराबर 14। तो यहाँ 14 न्यूट्रॉन है। इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों, 14 है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, यानी आवेश क्या दिखाएंगे, शून्य। आपने देखा होगा भी, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह होता है, जब गियर में नहीं होती तो एन, एक एन शब्द लिखो, न्यूट्रल यानी उदासीन। आप उस समय बाइक की कितनी भी रेस दे दीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, जो न्यूट्रल शब्द बना है वो इसी शब्द से बना है। बात करते हैं इनके द्रव्यमानों की। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसे हम ME से डिनोट कर लेते हैं। इसका वैल्यू होते हैं 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसे हम MP से नोट कर लेंगे। इसका होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही होता है, यानी ये कह सकते हैं दोनों लगभग इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन का जो मास होता है उससे होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आवेश की बात करते हैं, वो पहले चर्चा हो ही गई है। एक और पार्टिकल की बात कर लेते हैं, एल्फा पार्टिकल यानी एल्फा कण। ये बहुत आएगा न्यूमेरिकल्स में, नॉर्मल इसका आवेश नहीं देता, ये आपको याद होना चाहिए। एल्फा कण क्या होता है, एल्फा कण जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें से निकलने वाला कण है। ये एल्फा कण जो होते हैं, ये इसे कह सकते हैं हीलियम का नाभिक। एल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक। इसका हीलियम का हमें पता है सिंबल He है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है और उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 है। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाएं, ये क्या है, परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कक्षाओं में रहेंगे, 2 ही प्रोटॉन हैं जो इसके नाभिक में रहेंगे, और शेष बचे 2 न्यूट्रॉन। इसमें संख्या में से ये संख्या घटाने पर जो प्राप्त होता है वह न्यूट्रॉनों की संख्या ही होती है। जैसे ये नाभिक है, नाभिक में क्या है, हमें आप पता लगा 2 परमाणु क्रमांक है, तो 2 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं नाभिक में, 2 प्रोटॉन। इतने ही इलेक्ट्रॉन है जो कक्षाओं में रहते हैं, कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। और इस संख्या में से परमाणु द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यानी 4 में से 2 तो प्रोटॉन ही है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 2। और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, ये भी न्यूक्लियस यानी नाभिक में रहते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। ये अल्फा कण क्या बताया, इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं 2He4, और ऐसे भी लिख लेते हैं, या इसे इस प्रकार भी लिख लेते हैं अल्फा प्लस प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने त्याग किया हुआ है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, नाभिक यानी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज किसके बराबर होगा, 2 प्रोटॉनों के चार्ज प्लस 2 न्यूट्रॉनों के चार्ज। न्यूट्रॉनों पर चार्ज नहीं होता है, तो सिर्फ कितने पर, 2 प्रोटॉन पर। तो एक प्रोटॉन पर कितना होता है, अगर हम केवल सिंबल के तौर पर देखें तो प्लस ही होता है। तो 1 पर प्लस ही है, तो 2 पर कितना होगा, 2 ही प्लस का, यानी प्लस का ट्वाइस ई लिखेंगे, या प्लस 2 गुणा ई की वैल्यू रख देंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये आवेश का मात्रक है, बराबर प्लस
3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसे विशेष ध्यान रखेंगे जो कि बार बार न्यूमेरिकल्स में आएगा, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटी छोटी टर्म है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। हमने दोनों न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो शेष हमारे पास नाभिक बचा, और चूंकि प्रोटोनों पर धनावेश होता है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। नेक्स्ट है बच्चों आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, नहीं आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। यहाँ निकाय का मतलब है जिन वस्तुओं को रगड़ने से या घर्षण कराने से आवेश उत्पन्न हुआ है, जितना आवेश दोनों वस्तुओं पर रगड़ने से पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, अर्थात जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, अर्थात जितना नियत है, संरक्षित है। क्या संरक्षित है, आवेश संरक्षित है। तो हमने इसे कहा आवेश संरक्षण का नियम। जैसे अभी हमने पिछले पेज पर देखा, दोनों को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं था। दोबारा फिर ध्यान दें, अभी हमने पढ़ा है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर भी उतना ही चार्ज होता है और प्रोटॉनों पर भी उतना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनों पर कैसा, ऋणात्मक, और प्रोटॉनों पर धनात्मक। इस प्रकार कोई भी एटम है तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यानी जितना प्रोटॉनों का कुल आवेश बैठेगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों का, और दोनों आपस में एक दूसरे से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। तो इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है, यानी जैसे इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं था, इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं, जब हमने घर्षण कराया तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर प्लस ई और इस वस्तु पर माइनस ई। दो इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इस माना इससे इसमें गए हैं तो इस पर +2e और इस पर माइनस। अब देखो पहले भी नेट माने कुल, निकाय मतलब उस सिस्टम में जो वस्तु को हमने आपस में रगड़ा है, कितनी वस्तुएं, 2 हैं, तो रगड़ने से पहले कुल कितना आवेश था, 0 है। दोनों वस्तुओं का 0 क्योंकि परमाणु उदासीन था, यानी कोई आवेश नहीं था। दूसरे पर भी पदार्थ भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए उस पर भी नेट आवेश 0 था। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है तो +2e -2e मिलकर कितना हुआ, 0। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है तो +3e इस पर होगा आवेश धनात्मक और -3e इस पर। लेकिन अगर दोनों की बात करें तो नेट आवेश, दोनों का मतलब है निकाय का, तो दोनों का जो नेट आवेश होगा वो अभी भी क्या होगा, 0 होगा।